गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम है। प्रोग्राम चावल लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, बकरा ईद में बस 2 रोज बाकी हैं, तो ऐसे में मवेशी मंडियों की रौनकें खूब बढ़ने लगी हैं। मवेशी मंडी जाने वालों की सहूलत के लिए फ्री शटल बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। ठोकर न्याज बेग से शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी तक फ्री शटल बस चलेगी। 8 बसें खरीदारों को मवेशी मंडी लाने और ले जाने के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। जबकि दूसरी जानिब स्मार्ट लॉकडाउन की बात करें तो गुज़िश्ता रोज कई बाजारों में ताजिरों की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी होते हुए भी दिखाई दी है और फिर पुलिस एक्शन में आई और जो दुकानें खोली गई थी उनको बंद करवा दिया गया। ताजिर बरादरी गुज़िश्ता रोज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही और हुकूमत से खफगी का इजहार भी किया है और फिर से दुकानें खुलवाने का मुतालबा सामने रख दिया है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। ईद कुर्बान की बात करें तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से पहले कुर्बानी के जानवरों से भरपूर लगाव का इजहार फर्जंदान इस्लाम ने जानवरों को गादी, गांठियां, झांझर और दीगर आराइशी सामान से सजाना शुरू कर दिया है। जबकि मवेशी मंडियों में भी आराइशी अशिया पहने जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। तफसीलात अवैस वर्क रिपोर्ट में दिखाएंगे। छन छन करती झांझरें और रंग बिरंगी मालाएं, ईद कुर्बान के जानवरों के बनाओ सिंगार, गले की पट्टी से लेकर माथे के झूमर तक हर शय अपनी मिसाल आप। रंग बिरंगी ये सजावटी अशिया जब जानवरों पर सजती हैं तो इनकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी से पहले फर्जंदान इस्लाम जानवर को घर मेहमान बनाकर हर किस्म का शौक पूरा करते हैं। बैल, बकरा, ऊंट और दीगर जानवरों के बनाओ सिंगार के लिए गानी, घंटियां, झांझर और दीगर आराइशी सामान खरीदते हैं। महंगाई का असर इस सजावटी सामान पर भी नजर आ रहा है। गानी 100 से 250, घंटी 20 से 50, झांझर 40 से 50, मूरख 50 से 150, माला 100 से 150 की बिक रही है। गानी सेट 800 से 1000, ताज 300 से 500 तक फरोख्त हो रहा है। कुर्बानी के जानवरों को सजाने वालों का मानना है कि इस तरह जहां जानवर खूबसूरत लगता है वहीं कुर्बानी से पहले इन जानवरों से लगाव का इजहार भी होता है। चीजें लेने आए हैं और एक लिया हमने वो फूल वाला तलियारा जो सेट होता है ये कहते हैं वो लिया है और झांझरें ली हैं, माला ली है, माला वगैरह ली है। जानवर तो हमने खरीद लिए हैं। अब इनके बनाओ सिंगार के लिए ना ये जिनका फूल और ये झांझरें वगैरह ये चीजें ले रहे हैं ताकि जानवर खूबसूरत लगे। दुकानदार कहते हैं ये सब कुछ जानवर का जेवर है। ईद उल अजहा पर ही ज्यादा फरोख्त होता है, तभी कीमत भी 5 से 10 रुपए बढ़ जाती है। आम दिनों में कुछ चीजें इस्तेमाल नहीं होती, कुर्बानी के दिनों में इस्तेमाल होती हैं, जिसमें गानी, मोरग, माला, झांझर ये वगैरह वगैरह चीजें हैं। ये ज्यादा इस्तेमाल में आती है कुर्बानी के दिनों में जानवरों की खूबसूरती के लिए। कीमत पहले 50 की चीज होती है, अभी 60 की है, जो 90 की होती है 10-5 रुपए का फर्क है। इतना ज्यादा नहीं है फर्क। पहले दिनों से इस टाइम ज्यादा बिक रहा है माल, आम दिनों में बहुत कम बिकता है। मवेशी मंडियों में व्यापारी भी जानवरों को जर्क बर्क बनाने में किसी से पीछे नहीं। आराइशी अशिया पहने जानवर भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज हैं। ईद कुर्बान पर खूबसूरत और जाज़बे नजर जानवर सबकी ख्वाहिश होती है और जानवरों का बनाओ सिंगार जेब पर गो के भारी पड़ता है, लेकिन इससे जानवर की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ अवैस विर्क, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है कि किस तरह से जो जानवरों को सजाने की एक्सेसरीज हैं उनकी भी आजकल धूम मच गई है और दूसरी जानिब कीमतें भी बढ़ गई हैं। लेकिन शहरियों की जानिब से तो तवज्जो दी जाती है कि खास तौर पर जानवरों को खूबसूरत बनाया जाए। और रिपोर्ट में मैं देख रही थी कि एक साहब मेहंदी भी लगा रहे थे अपने जानवर को। इसका भी बड़ा लोगों में शौक होता है कि जानवर पर मेहंदी लगा दी जाए। आगे बढ़ते हैं जी। दूसरी जानिब खूबसूरत जानवर भी लोगों की तवज्जो के मरकज बन गए हैं, क्योंकि जूं जूं ईद करीब आ रही है मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी हैं। यूँ तो मंडियों में वैसे हजारों जानवर मौजूद होते हैं, लेकिन खूबसूरत जानवर हर किसी की निगाह का मरकज बन जाते हैं। सगिया मंडी की ही बात कर लीजिए तो वहां पर आजकल बादल और कालू शाहपुरिया की धूम मच चुकी है। इनकी खास बात क्या है, आतिफ परवेज रिपोर्ट में दिखाएंगे हमें।
सगिया मवेशी मंडी में वैसे तो एक से बढ़कर एक जानवर है, मगर साहिवाल नस्ल के बादल और कालू शाहपुरिया बैल की क्या ही बात है। स्या रंग के चमकते दमकते ये बैल तनोमंद और लाजवाब हैं, तभी तो मंडी में आने वाले हर गाहक की तवज्जो का मरकज हैं। खूबसूरत ये बैल ननकाना में पले और अब सगिया मंडी पहुंचे हैं। बादल और कालू शाहपुरिया के नाज नखरे उठाने वाले कहते हैं कि 3 साल इन्हें खिलाया पिलाया। बैलों का वजन 30 से 40 मन के दरमियान है। मालिक ने जानवरों की इस खूबसूरत जोड़ी की 55 लाख रुपए डिमांड कर रखी है। ताहाल इतनी कीमत का गाहक नहीं मिला। तकरीबन 4 साल लगे हैं इनकी तैयारी में। इनको गंदम का दलिया, मकई का दलिया, दूध, फ्रूट, चने, खल, चोकर, ठीक है, ये हर चीज़ हम इनको रोज़ाना 10-10 किलो दूध ये पीते हैं। तेल के साथ मालिश करवाते हैं। हमने इनको गाड़ी अपना पाला है। जो ईद करीब आ रही है, मवेशी मंडियों में रश बढ़ रहा है। व्यापारियों को उम्मीद है कि उन्हें अपनी मेहनत की कीमत मिलेगी। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हैं और कुछ खेल की दुनिया की हमने बात करनी है। जैसा कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा तो निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुआ, खेल के मैदान भी वीरान हो गए थे। आजकल हमारे शाहीनों के भी इंग्लैंड में डेरे हैं, वहाँ पर वो टेस्ट मैचेस भी खेलेंगे, वनडे भी खेलेंगे, T20 भी खेलेंगे। जबकि दूसरी जानिब पूरी दुनिया में ही अब खेलों की सरगर्मियां बहाल होने लगी हैं। ऐसे में ही चीन में साइकिल रेस के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। चीन में साइकिल रेस के दिलचस्प मुकाबले हुए हैं, जिसमें माहिर साइकिलिस्ट ने तवील रास्ते पर साइकिल चलाते हुए खूब दौड़ें लगवाई हैं साइकिल की। चीन के खुद मुख्तार इलाके अनर मंगोलिया की काउंटी में मुनक्किद होने वाली इस साइकिल रेस में चीन से ताल्लुक रखने में 194 साइकिलिस्ट पर मुश्तमिल 41 टीमों ने हिस्सा लिया। साइकिल सवारों ने शहर की सड़कों पर बनाए गए 91 किलोमीटर के तवील ट्रैक को अबूर करते हुए न सिर्फ शानदार अंदाज में रेस लगाई, बल्कि अपनी माहिराना सलाहियतों का अमली मुजाहरा भी पेश किया और एक दूसरे पर सबकत लेने की भी भरपूर कोशिश की गई है। नाज़रीन, साइकिल रेस के मनाजिर आपने देखे। यकीनी तौर पर जो हमारे प्लेयर्स हैं, अब उनकी दिली ख्वाहिश है कि अब खेलों के मैदान दोबारा से आबाद हो जाएं। क्रिकेट की तो चले हमने बात कर ली है, लेकिन जो बाकी हमारे खेल हैं, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, फुटबॉल है, इन तमाम खेलों के जो प्लेयर्स हैं उनकी जानिब से अब ये कोशिश की जा रही है कि अब हमें इजाज़त मिल जाए कि हम भी ग्राउंड में जाएँ और प्रैक्टिस करें, क्योंकि अब वो अपनी परफॉर्मेंस में बहुत पीछे जा चुके हैं। घर में रहते हुए सबको एहतियात बरतनी थी, इसलिए प्रॉपर अंदाज में ना वो जिम जा पा रहे थे, ना ही बाहर निकल के प्रॉपर ट्रेनिंग कर पा रहे थे। आगे बढ़ते हैं जी, बात करेंगे कुछ मवेशी मंडियों के हवाले से, जहां पर आजकल देखा जा रहा है जो खूब रौनकें होने लगी हैं, क्योंकि सिर्फ 2 रोज बाकी है। शहरियों की जानिब से तो कोशिश की जा रही है कि थोड़ी जेब पर बोझ भी कम पड़े, थोड़ा मुनासिब कीमत पर खूबसूरत हेल्दी जानवर उनके हाथ लग जाए, जबकि व्यापारियों की जानिब से खूब कोशिश की जा रही है कि अच्छे से अच्छे दाम वसूल किए जाए। आज मंडी की क्या सूरत हाल है, बात करेंगे जी। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद आबिद, बताइएगा कौन सी मवेशी मंडी में आप मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? मंडी तमाम में तकरीबन सरगर्मियां अपने अरूज पर पहुंची हुई। इस वक्त हम सगिया मंडी में मौजूद हैं, जो कि शाहपुर कांजरा के बाद एक दूसरी बड़ी मंडी है, और यहाँ पर हर किस्म के जानवर, छोटे बड़े तमाम जानवर मौजूद हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, आज सरगर्मी कदरे बेहतर और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ग्राहकों के हवाले से यहाँ पर जो रौनक है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, और जानवरों की अपनी खूबसूरती, अपनी जाज़बियत है। इस वक्त भी हम जहाँ मौजूद हैं, ये एक जोड़ा आपको दिखा सकते हैं कि ये यकीनन कैमरे की आंख से भी खूबसूरत नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट, जिसे सफ़ेद और स्याह का एक खूबसूरत इम्तजाज है, और ये कुदरत एक नज़र आ रहा है कि किस तरह एक पेंटिंग हुई नज़र आ रही है बिल्कुल इस चीज़ पर, इन जानवर पर। ज़रा इनका मालिक यहाँ पर मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। भैया बताइएगा, ये क्या मालिक हुआ है, हमने खरीद ये किस नस्ल का है ये? अच्छा, ये आप जो खरीदारी कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये वो 10 लाख बनता है। अच्छा, हमने ज़हन बनाया तकरीबन 6 तक। अच्छा, ये जो एक जानवर का 10 लाख मांग रहे हैं आपसे, अच्छा, हमने 6 लगाए। तो वैसे देख, ये कौन सी नस्ल बता रहे हैं, क्या इसका बोलते हैं? हमने खुद पाला है घर का।
इसका वंडा जो भी कल बुरा सब कुछ वाला किया, बहुत तकड़े जानवर है सारे। अच्छा, ये सूरत हाल यही नजर आती है कि मतलब डिमांड की जा रही है 10 लाख की और गाहक कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ 6 लाख, यानी कि तकरीबन 40% का फर्क। जाहिद साहब हमें बताइएगा, यकीनी तौर पर आपने ये जो हमें जानवर 2 दिखाए हैं बहुत खूबसूरत हैं, कलर भी इनके बहुत प्यारे हैं, तो क्या जब खूबसूरत जानवर होते हैं, रंग उनके प्यारे होते हैं, तो क्या उससे भी कीमत बढ़ जाती है? बिल्कुल, कुर्बानी का जानवर कहा जाता है कि गोश्त से ज्यादा उसकी जो खूबसूरती है वो लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, और जो खरीदार होता है वो पहली नजर में उसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आप हमारे साथ मौजूद रहे, मवेशी मंडी की सूरत हाल बता रहे थे और साथ में ये भी बता दिया है कि अगर आपको मनपसंद रंग का जानवर चाहिए तो फिर आपको कीमत भी ज्यादा अदा करनी पड़ेगी। यहाँ पर वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, और आज स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि ताजिर बरादरी की जानिब से खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, उनकी जानिब से मार्केटें तो नहीं खोली गई, जबकि कुछ ताजिरों की जानिब से कोशिश की गई कि दुकानें खोली जाएँ, खुफिया तौर पर कारोबार भी हुआ, लेकिन पुलिस एक्शन में आई और तमाम कारोबार को बंद करवा दिया गया। लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया, एहतजाज करना शुरू हो गए। जिस चीज़ का डर है, जिसको रोकने की कोशिश की जा रही है, वो इधर नहीं तो दूसरी जानिब उसी का खतरा बढ़ता जा रहा है कि ताजिर तमाम जो हैं वो रोड्स पर निकले, इकट्ठे हो गए, समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया, मास्क का इस्तेमाल नहीं किया गया, और मुसलसल उनकी जानिब से गवर्नमेंट से यही मुतालबा किया जा रहा है कि उन्हें कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। ये स्मार्ट लॉकडाउन इस वक्त पर कितना ज़रूरी है, इम्प्लीमेंटेशन कितना होता दिखाई दे रहा है, लोगों के क्या रवैये हैं, क्योंकि ईद कुर्बान है और ये हमारा एक बड़ा खूबसूरत मजहबी त्यौहार है। हर साल इसकी फेस्टिविटी अरूज पर होती है, लेकिन इस साल हमें भी समझ लेना चाहिए कि नॉर्मल हालात नहीं है, मुश्किल सूरत हाल है, तो थोड़ा सा अगर इस साल ईद पर हम खुशियां नहीं मनाएंगे, मना लें खुशियां, लेकिन घर में रहते हुए, आने वाला वक्त हमें जरूर मिलेगा कि हम दोबारा से उसी फेस्टिविटी में जीना शुरू कर देंगे। लेकिन जरूरी है जी अभी एहतियात करना। इस तमाम तर सूरत हाल पे हमने बात करनी है कि सेकंड पीक कब तक आएगी, ईद के बाद जो अभी लोगों के रवैये हैं, इनका रिजल्ट क्या निकलेगा, कितने दिन में निकलेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर इजहार चौधरी साहब हैं, मरकजी रहनुमा हैं आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि स्मार्ट लॉकडाउन तो हो गया है, कितना सूदमंद साबित होगा? देखिए, हमारा तो पहले दिन से ही एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ हुकूमत को एक ही मशवरा था कि आप, चूंकि ये बिल्कुल नई वबा है, हम मॉडल अगर चाइना का लेते हैं तो उन्होंने एक ही चीज़ पे कनात की है कि हम आइसोलेशन में चले गए। उन्होंने ना तो उस सूबे के अंदर किसी का आना ना किसी का जाना, जो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी ये चीज़ रवायत चली आ रही है कि हमारे पास चूँकि ना तो उस तरह के इंतजाम थे, ना इस बीमारी के मतलब हमारी बहुत सारी एक्सपर्टीज़ थी। तो हमने जो साइंटिफिक हमारा एपिडेमियोलॉजिकल एक हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि असेस करते हैं कि इसकी शिद्दत और इसकी कितनी आबादी के तनासब से फैलाव होगा जी। वो हमने एक रैंडम सैम्पलिंग का शुरू में ही मार्च में ही इनको सजेस्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली उसमें हुकूमत को चूँकि अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से उसको लेट करना पड़ा, उन्होंने किया भी, फिर उसको हाईलाइट नहीं किया, उस पर बेस नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दिल से इत्मीनान और सुकून महसूस करते हैं कि एक ही वाहिद रास्ता है कि अगर हम लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो हम जो हमारे मीगर रिसोर्सेज हैं या हमारी मुल्क की मईशी हालत है, हम दोनों को बैन रखते हुए अपने लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, इस मूज़ी वबा से बच सकते हैं। तो मेरा आप लोगों के तवस्सुत से, उन दोस्तों से, उन ताजिर भाइयों से भी एक ही है कि जो साइंस है, जो लोग हम समझते हैं कि इस्तेमाल करने से इंसानी ज़िंदगी को फ़ायदा होता है, उसमें भरपूर तावन की हम आपसे अपील करते हैं। प्रोफेसर साहब, स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल हमने देखी है, गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ, अब पुलिस मज़ीद सख्त एक्शन लेने के लिए तैयार है। एक जानिब तो ये स्मार्ट लॉकडाउन है, दूसरी जानिब जो ताजिर हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, उनको कोई रोकता नहीं है। देखिए, मैं एक चूँकि सोशल वर्कर हूँ, इसलिए मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी नुमाइंदा तंजीमों के साथ एंगेज हों, उनको समझाएं। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है हम लोग तैयार हैं, क्यों हम ये समझते हैं कि हमारी बुनियादी जिम्मेदारी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है PMA का, उसमें सबसे ज़्यादा फोकियत इंसानी ज़िंदगी की है। तो हम जब भी बात करते हैं तो इसमें खुदा न खास्ता कोई सियासी एलिमेंट नहीं होता, हमारी ना किसी से मुआफ़क़त है ना किसी से मुखालफत है। हम तो अपनी जिम्मेदारी अदायगी करते हैं, पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि वो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जिसमें हमारे मुल्क
हमारे वसाइल मैच विद करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी किसी बात को किसी स्टेज पे नहीं हुआ, लेकिन मैं ये खुश हूँ, देर आए दुरुस्त वाली बात। हमने कभी भी खुदा न खास्ता हुकूमत वक्त को कहीं इस लिहाज से नहीं कहा कि भाई कि अच्छा है या बुरा। हम कहते हैं कि इंसानी भलाई के लिए जो किया जा सकता है वो तो करें। आज अगर इन्होंने ये किया है तो हमारी अब ये बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने ताजर भाइयों को और हमारी जो अवाम नास है उसको ये समझाएं कि ये एक वाहिद रास्ता है हमारे मुल्क के मीगर रिसोर्स के अंदर कि हम एहतियात करें और एहतियात करें। प्रोफेसर साहब, हमारे साथ इस वक्त कैप्टन उस्मान साहब मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के। उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर बताइएगा, स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला तो हो गया है, लेकिन ताजिर अभी तक एहतजाज कर रहे हैं, रोड्स पे मौजूद होते हैं और खिलाफ वर्जियां भी पाई जा रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होगी तब तक स्मार्ट लॉकडाउन का फायदा भी उस तरह से नहीं होगा जैसा कि गवर्नमेंट या महकमा सेहत सोच रही है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। इम्प्लीमेंटेशन तो बहरहाल पार्ट एंड पार्सल होती है किसी भी डिसीजन का, लेकिन हमें ये बात भी सोचनी चाहिए कि इस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर खासतौर पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें जितना ताउन हमें लोगों का चाहिए शायद किसी और इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म में नहीं चाहिए होता। यानी कि अगर आप खुद से मास्क पहनने को तैयार नहीं है, अगर आप खुद से ही लोगों से हाथ मिला रहे हैं और गले मिल रहे हैं, तो फिर उस इम्प्लीमेंटेशन को मतलब गवर्नमेंट के लिए जरा थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल हो जाता है। मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हम सब लोगों को याद कर लेना चाहिए कि अब से कुछ अर्सा पहले, ज्यादा अर्सा पहले नहीं बल्कि सिर्फ 2 माह पहले छोटी ईद के ऊपर हमने देखा कि बाजार खुले हुए थे और उसके फौरन बाद इमीडिएटली बड़ी शदीद किस्म की स्पाइक आई पूरे के पूरे पाकिस्तान में, और सिचुएशन यहाँ तक हो गई कि एक स्टेज के ऊपर हमें हॉस्पिटल्स के अंदर स्पेस कंस्ट्रेंट्स आने शुरू हो गए। तो ये जो एक्शन लिया गया है ये सिर्फ और सिर्फ इसी बात को सामने रख के लिया गया है कि ये वाहिद एक और मौका ऐसा आया है जिसपे हम अवॉइड कर सकते हैं दोबारा उस तरह की स्पाइक को, और मेरा ये ख्याल है कि लोगों को अपनी बेहतरी के लिए इसमें ताउन करना चाहिए। कैप्टन साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों के रवैये बहुत मैटर करते हैं इस तरह के मामले पे, लेकिन लोगों के रवैये हम और आप मुसलसल देख रहे हैं। अब तो हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि लोग चिढ़ चुके हैं और जानबूझकर एसओपीज की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं कि भाई कोई कोरोना नहीं है या जो होना था वो हो गया, अब केसेस कम हो रहे हैं। तो ये ज्यादा डेंजरस सूरत हाल है। अब इम्प्लीमेंटेशन कराने पे कितनी सख्ती की जरूरत है, आप इसको बाकायदा मॉनिटर कर रहे हैं? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता सेकंड पीक आती है तो महकमा सेहत पर बहुत बड़ा लोड आएगा फिर से। जी दुरुस्त बात है। जो सेकंड पीक की आपने बात की, इसका एविडेंस भी मौजूद है। दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर जब लॉकडाउन की रिलैक्सेशन हुई तो उसमें सेकंड पीक देखने को मिली है। इवन आजकल भी अगर आप देखें तो कुछ कंट्रीज के अंदर जो है वो सेकंड पीक इस वजह से आ रही है क्योंकि वहां पर रिलैक्सेशन हुई है लॉकडाउन के अंदर। जहां तक पहली बात आपने की, बात ये है कि जी लोग जानबूझ के तो शायद मैं नहीं कहूंगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये कोविड वाला जो मामला है ये जरा थोड़ा चूंकि लंबा हो गया है, 5-6 महीने लोग फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं, तो हमें उनको कन्विंस करने की जरूरत है नेशनल मीडिया के थ्रू, अपनी पॉलिसीज के थ्रू और अपनी बातचीत के थ्रू कि दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ दोज टाइम्स जब हमें शायद अगर इस दफा हमने एहतियात की इस ईद के मौके के ऊपर, क्योंकि हमारा एक ऐसा रिलीजियस कल्चरल फेस्टिवल है जिसको हम बहरहाल हमने मनाना है, और अगर हम इसको सादगी से नहीं मनाएंगे तो हमें दोबारा जिस तरह पहले बात हुई कि वीक का सामना करना पड़ सकता है। हमें लोगों को कन्विंस करना है इस काम के लिए कोऑपरेट करने के लिए। जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है, बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन को न सिर्फ मॉनिटर करते हैं बल्कि सख्ती करने की भी मुकम्मल कोशिश करते हैं, और रोजाना की बुनियाद पर यह जरूर देखा जाता है कि इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या टूल्स इस्तेमाल किए गए, कितने लोगों को फाइन्स किए गए, कितने लोगों को जो है वो कोर्सिव मेजर्स लेके बंद किया गया या गिरफ्तार किया गया। लेकिन दैट्स नॉट डिजायरेबल। हम भी चाहते हैं कि लोग खुद से कोऑपरेट करें, लेकिन एट द सेम टाइम हमें चूंकि लॉ ऑफ द लैंड को इम्प्लीमेंट कराना है, देयरफॉर कुछ ऐसे मेजर्स जरूर लिए जाते हैं जो लोगों की नजर में शायद नापसंद। उस्मान साहब, हम देख रहे हैं कि काफी रोज से जो केसेस हैं उनकी तादाद भी कम है, शरह अमवात भी कम है। इसके पीछे क्या हकायक हैं? कुछ क्योंकि कुछ माहिरीन का ख्याल है कि वायरल लोड कम हो गया है, वायरस थोड़ा कमजोर हो गया है, तो ये दोबारा से कैसे मजबूत हो सकता है? लेकिन जी ये वायरस हम सबको पता है कि एक दूसरे के मेल जोल से फैलता है, तो मेल जोल के रास्ते अगर आप कम कर देंगे तो ये दोबारा नहीं फैलेगा। मतलब बिल्कुल बेसिक सी बात है, और हमारे पास इंटरनेशनल एविडेंस मौजूद है इस बात का कि जहां जहां भी लॉकडाउन के अंदर रिलैक्सेशन हुई है वहां पर ये दोबारा फैला है। अब हम खुद गलती करके उस चीज को सीखना चाहते हैं या दूसरों की गलती से सीखना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है।
तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ऐसे तमाम अपॉर्चुनिटीज को रिड्यूस किया जाए जहां पर लोगों का आपस में मेल जोल जो है वो बहुत ज्यादा होता है। और आपको पता है कि ईद का तो मकसद भी खुशियां मनाना होता है, और हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि ये जो इस दफा वाली ईद है इसको हमें सादगी से मनाना है, वरना खुदा खास्ता ये वायरस अगर हमारे घरों में घुसा तो इसमें सबसे पहले जो है वो बड़ी उम्र के लोगों को हिट करना है। ज्यादातर जो ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद रहे और सूरत हाल पे बात कर रहे थे। प्रोफेसर साहब, लोगों की जिम्मेदारी तो है ही, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन भी देख रहे हैं। आपकी क्या राय है कि ये जो केसेस कम हुए हैं इसकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या हकायक है? देखें, इसके पीछे एक ही बड़ी वजह है कि हमने ग्रेजुअली जब भी स्मार्ट लॉकडाउन किया है, या हमने रियल सेंस में जिसे हम कहते हैं कि अपने नॉलेज को साइंटिफिक तरीके से अप्लाई किया है, हमने उसको मैनेज किया। लाहौर शहर के अंदर या अपने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ से हमारे केसेस की ज़्यादा रिपोर्टिंग थी, हमने वहाँ पर उसको स्मार्ट लॉकडाउन के तहत और ज़्यादा कर्टेल किया। एक ही रास्ता है। मैं अपनी अवाम से भी बार बार ये कहूँगा कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और बिलखुसूस इस मौके पे जब ये है ही कुर्बानी की ईद, तो ये जो आपको आर्जी तौर पे हफ्ता 10 दिन की बात है, जैसे आपने पहले 2.5-3 महीने की कुर्बानी दी थी, अब आप अगर एक हफ्ता 10 दिन की कुर्बानी देकर हुकूमत वक्त के साथ ताउन करेंगे, तो ये आप सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ दी सो मेनी ऑफ यूर सिटीजन कुलीग जो आपके शहरी हैं, भाई बहन हैं, आप उनको इंश्योर कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही आसान कदम है। इस पर हमें सब लोगों को हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए, और जो एडवाइजरी, जो एक्सपर्ट वहाँ बैठकर इसको सजेस्ट करते हैं, हमें उनको भी एक तरह का रीअश्योर करना चाहिए कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी के तौर पे उनके साथ खड़े हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जैसे अब एक अच्छी खबर आ रही है कि ये केसेस बहुत नीचे जा रहे हैं, तो अगर ये एक और हल्ला जिसे हम कहते हैं पंजाबी में, एक 8-10 दिन का हम मुश्किल वक्त कुर्बानी जिसे हम कहते हैं एक और कार लेंगे, तो इससे अगर हमारा माशरा कोविड फ्री होता है, हम लोगों को ये गारंटी करते हैं, तो इससे ज्यादा अल्लाह की ज़ात इसमें खैर बरकत डालेगी। और उनका कारोबार जो अल्लाह की ज़ात से मुंसलिक है, उनका तो बिलीव है, पाकिस्तान मुसलमानों का बुनियादी वो है, तो इससे ज्यादा खैर बरकत आएगी और लोग अल्लाह ताला के उससे ज्यादा नवाजे जाएंगे। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस पे सख्ती से कारामद करें, इस पर दमल दरामद करें। कैप्टन साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके नुमाइंदगान से आप लोग हमें अगर हुक्म करेंगे, हम भी आ जाएंगे, हम साइंटिफिकली एज ए न्यूट्रल पर्सन उनको ये समझाएंगे कि ये कितना जरूरी है, इसकी क्या फादियत है। अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि वो सियासी उससे बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमें वहां पे कहीं पे ये क्लिक नजर आता है कि वो वर्सेस जॉनसन उसकी शिकार हो रहे हैं। अदरवाइज ये इंसानी जान का मसला है, हमें इस पर बड़ी संजीदगी से अमल करना चाहिए। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, अभी अगर हम ये कोरोना वायरस की बात करें, तो जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में पाया जा रहा है, कहा जा रहा है जी ये म्यूटेट कर गया है, इसने अपनी शक्ल चेंज कर ली है, हमारे माहिरीन को या इंटरनेशनली माहिरीन को इस वायरस की कितनी समझ आ गई है, या अभी भी हम बहुत दूर हैं इसको समझने से? देखें, जहां तक पाकिस्तान का तल्लुक है, हमें अपने वसाइल का पता है। हम तो अभी एक जो रेगुलर वायरस हम पे मुसल्लत हो गया अल्लाह की तरफ से, हम उसको ही सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे। हम अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को भी पूरी तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रहे। वजूहात उसमें यही थी कि एकदम से पैनिक ना हो जाएं। अदरवाइज जो लोग इस पे वाक़तन अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से नवाजे हैं, उन्होंने इसके ऊपर काम किया, रिसर्च किया, उनके पेपर्स शाये हो रहे हैं, हम वहाँ से गाइडेंस ले रहे हैं। अगर ये कहें कि हमने इस पे काम किया, हम तो उनकी जो बताई हुई गाइडलाइंस है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हम इससे बाहर निकलें। हम सिर्फ ये कहें, एक पंजाबी में कहते हैं कि ये वही मिसाल है जो शुरू के दिनों में चंद लोग तूफान से पाकिस्तान में आए और पूरा पाकिस्तान गया। अगर अब किसी एक लोकेलिटी में कहीं से भी ये वही है, दूध के अंदर आप कहते हैं दही का छींटा पड़ता है तो पूरा दूध जाता है, खराब हो जाएगा। बिल्कुल इसकी एग्जैक्टली ये मिसाल है। लाहौरियों को इससे ज्यादा अच्छी तरह से नहीं समझाया जा सकता कि आप चाहते हैं कि दोबारा उस कैफियत में जाएं, फिर हम दोबारा 2.5-3 महीने के लिए जाएं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पीएमए की जानिब से एक बाकायदा तहकीक करते हुए एक साइंटिफिक आपने रीजन भी दी थी और एक रिपोर्ट शाया की थी, रिपोर्ट पेश की थी कि तकरीबन 80% लाहौर के शहरी बताया गया था उस रिपोर्ट में कि वायरस से इफेक्ट हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। ये हमने एक रैंडम सैम्पलिंग की सजेशन दी थी, दैट वाज मार्च। ये एक साइंसी हमारी स्टडी, जैसे आप गैलप सर्वे करते हैं या और करते हैं ना, एग्जैक्टली हमारे पास भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल था।
हमने उसको गवर्नमेंट को रिकमेंड कितने किया। परसेंट था प्रोफेसर साहब उसमें? उस वक्त लाहौर जो 30 अप्रैल को इन लोगों ने रैंडम सैंपलिंग की, हम लोग मेरे ख्याल लाहौर शहर के अंदर 13,000 पे थे, लेकिन रैंडम सैंपलिंग में 6,70,000 की तादाद आई और बावजूद के लोग एकदम से घबरा ना जाएं, हुकूमत वक्त ने मुसलहत के तहत उसको एकदम से सेट असाइड किया। हालांकि वो चीफ मिनिस्टर साहब किताब और ये हक था उनका कि जो भी एग्जैक्ट सिचुएशन है उसके मुताबिक हक में वक्त को बताया जाए और उसके इंतजाम किया जाए। प्रोफेसर साहब, अब जो सूरत हाल है, क्योंकि अभी हमारे बहुत सारे देहात हैं, कस्बे हैं जो कि कोरोना वायरस से बचे हुए हैं, लेकिन अब वही देहाती जो हैं अब वो मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। अब ये जब यहाँ से लाहौर के लोग मवेशी मंडियों में जा रहे हैं, अब ये यहाँ से वायरस कैरी करके अपने कस्बों में, अपने देहातों में वापस जाएंगे, तो अब ये सूरत हाल वहाँ पर बिगड़ सकती है या लाहौर भी अभी भी उतने डेंजर जोन में है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। हमें इसके लिए भी सोचना चाहिए कि वहां पर क्या चेक लेवल्स हैं। गवर्नमेंट दावा जरूर करती है, लेकिन जानवरों के साथ और वहां जब आप गाहक बन के जाते हैं तो ये फासले खड़े होकर तो बात ही नहीं। ये गैर संजीदा रवि है। मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर हुकूमत को शुरू से वर्कअप करना चाहिए था। ईद कुर्बान जरूर है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जब हमने एक मिशन के तौर पे एज ए नेशन इसको कंटेस्ट किया है अभी तक, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हम पे करम भी किया, लोगों की दुआएं भी काम आई हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर भी बड़ी संजीदगी से आने वाले 2-3 रोज जिसमें बहुत ज्यादा रश होगा। कैप्टन साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा इसको नोट करें और डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम पूरी तरह से प्रेस करें कि ये किसी तरीके से यहाँ पे चोक किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह देहात में अभी तक, क्योंकि वहाँ के लोग की इम्यूनिटी कह लें, यहाँ जिसे हम कहते हैं वन ऑफ द एस्पेक्ट की ओपननेस है, खुली फिजाओं के अंदर हम कहते हैं कि इसके चांसेस बहुत कम है, जबकि हम कहते हैं शहरों के अंदर चूंकि ये कर्टेल हो जाता है, उसमें खासतौर पे एयर कंडीशन घरों के उसमें जहां हम कहते हैं कि ये एक तरह का कंपाउंड हो गया, दरवाजे खिड़कियां बंद है, एसी चल रहे हैं, तो वहां अगर एक वायरस आया तो उसने तो सबके सबको जौन सा जब तक इन्फेक्ट नहीं करना उन सबकी जान नहीं छोड़नी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये फर्क है शहर और देहात का, और हम समझते हैं कि अगर देहात के लोग इस लिहाज से खुश नसीब हैं, उनको इसका इल्म नहीं है, वो तो उसी तरह से लेमैन के तौर पे कि ये कोई हकीकत नहीं है, अल्लाह ने मौत दी है। अल्लाह के बंदो, अगर मौत अल्लाह ने देनी है तो रिस्क भी अल्लाह ने देना है, तो ये रिस्क की वजह से ये सब बातें ना करें आप। जब अल्लाह पे इतना यकीन है तो रिस्क की खातिर आप बाकी लोगों की जानों को इतना एट स्टेक मत करें। ये मैं अपने ताजर भाइयों को ये खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि खुदारा 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 उसी खुदा की तरफ देखिए कि उसने जब आपको रिस्क देना है तो वो रिस्क देगा। अगर आप मौत के मतलब ये कहते हैं जब आनी है तो आ जाएगी, तो फिर रिस्क के हवाले से भी आपका उतना ही अकीदा पक्का होना चाहिए। तो ये अल्लाह ने देना है, ये एक मुश्किल वक्त है और हुकूमत वक्त का ये हक है कि वो इंसान अपने अवाम की जानो माल के लिए अगर कोई फैसला करती है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करवाने में बिल्कुल बाख्तियार है। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि चूंकि इसको हमने एक आसान तरीके से करना है, इसको 100% अमल दरामद करना है, तो उनके नुमाइंदगान को एंगेज करके हमें उसमें शामिल करके हम उन लोगों को आसान तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इजहार चौधरी साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और बड़ी खूबसूरत प्रोफेसर साहब ने बात की है कि माशरती तौर पर, इनफरादी तौर पर, इज्तमाही तौर पर, कानूनी तौर पर हम लोगों पे ये फ़र्ज़ है कि जो भी वक्त के हुक्मरान फैसला करते हैं इस वबाई सूरत हाल में, तो हम सब ने उसको मानना है और मास्क ज़रूर पहनना है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईद के करीब आते ही शहर की बड़ी शाहराहों और चौकों पर भिखारियों की तादाद में इजाफा होने लगता है, जिनमें उम्र रसीदा अफराद और खातिन शामिल हैं, लेकिन उनमें ज़्यादातर तादाद गदागर बच्चों की भी है, जो किसी भी चौक में किसी भी इशारे पर हर आने वाली गाड़ी की तरफ लपकते हैं और 10-20 रुपए से कम भीख भी नहीं लेते, जिससे शहरी तो परेशान होते दिखाई देते ही हैं। हुकूमती इदारों की जानिब से बड़े बड़े दावे तो हम हर रोज़ सुनते रहते हैं, लेकिन गदागर माफिया के खिलाफ ये इदारे हाल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। रवां साल अब तक पेशा वाराना और मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 505 भिखारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि शहर के मुख्तलिफ थानों में 472 मुकदमात भी दर्ज है। नाज़रीन, पाकिस्तान में बढ़ती गुर्बत भी गदागरों की तादाद में इजाफे की एक बड़ी वजह समझी जा रही है, जबकि एदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में भिखारियों में तकरीबन निस्फ आबादी मर्दों की है, जबकि छोटे बच्चों और औरतों की तादाद बराबर समझी जा रही है। पेशे के तौर पर खुद तस्लीम करने वाले इन गदागरों में से
तकरीबन 65% ऐसे हैं जो काम करने के काबिल भी हैं, लेकिन उन्होंने गदागरी को अपना रखा है। और ख़ास तौर पर जब भी छोटी ईद या बड़ी ईद आती है, ये मुनज़्ज़म ग्रोह की शक्ल में बड़े शहरों का रुख करते हैं और पूरे पाकिस्तान से ये ग्रोह बड़े शहरों में जाते हैं ताकि लोगों से ज़्यादा पैसे बटोरे जा सके। इसी मामले पे हमने बात करनी है। बच्चों के खिलाफ तो ऑपरेशन हमने देखा है कि होता ही रहते हैं, गदागर बच्चों के खिलाफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी एक्टिव रहता है, लेकिन ये खातीन, ये मर्द हजरात जो इशारों पे मौजूद होते हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन ना होने के बराबर है। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। जो मेरे साथ मौजूद हैं, राशिदा कुरैशी साहिबा है, समाजी कारकुन है, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। राशिदा साहिबा, माशरती बुराई एक बहुत बड़ी और अब तो मेरा ख्याल है कि नासूर बनता जा रहा है, ये जो हर सिग्नल पे हमें भिखारी ज़रूर दिखाई देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन एक चीज़ सिद्रा मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगी कि ये अब जो है ये एक मुनज़्ज़म किस्म का जो है प्रोफेशन बन गया हुआ है। इसके पीछे ये जो गदागर आपको सड़कों पे या सिग्नल्स पे नज़र आते हैं, ख़ासतौर बच्चे, औरतें और माजूर अफराद, देखिए ये एक मतलब हॉट केक होता है ना, जैसे कि सबके लिए कि मतलब इनके लिए जो लोग होते हैं उनका बहुत वो अंदर से नर्म हो जाते हैं। बच्चा अगर कोई भीख मांग रहा है या औरत अगर कोई मांग रही है या अगर कोई माजूर अफराद हैं तो वो उनके लिए सो ये बहुत ही ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। सो ये एक, लेकिन इसके पीछे जो है वो बिल्कुल एक मुनज़्ज़म ग्रोह होता है जो उनको जो है वो हायर करता है बाकायदा और उनको जो है वो सड़कों पे भेजता है और उनको वो ठेकेदारी वाला निज़ाम जो है वो उसमें पाया जा रहा होता है। अच्छा राशिदा, इसका एक पहलू ये भी है ना कि पूरे पाकिस्तान में या फिर लाहौर शहर की जब हम बात करते हैं कि बच्चे अगवा भी होते हैं। बिल्कुल, ये बच्चे जो अगवा होने वाले, इनको दूसरे शहरों में, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में वहाँ पहुँचा दिया जाता है और उनसे यही काम लिया जाता है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ ना कि इसके पीछे एक पूरा मुनज़्ज़म एक ग्रोह है, माफिया है पूरा, जो बच्चों को, अगर बच्चा किडनैप होता है उसके साथ कुछ हल्का मतलब उसको कहीं चोट लगा के या कुछ इस तरह का भी करके या वैसे ही कुछ करके बच्चों को जो है वो सड़क पे छोड़ा जाता है। उनको एक लिमिटेड एक दिहाड़ी दे दी जाती है कि आप इतने पैसे उनको दे दिए जाते हैं, बाकी वो जो पीछे उनको भेज रहे होते हैं वो उनसे जो है वो बाकी ले लेते हैं। सो इसको तो बिजनेस के तौर पे जो है वो अब लेके चल रहे हैं ना। तो इस मामले में क्या समझ रही हैं, हमारे इदारे कितने एक्टिव हैं, कितना रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए सिद्रा, हमारे पास अगर हम सिर्फ अगर बच्चों की बात करें तो हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो मौजूद है। ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो जो है ऑल्दो काम कर रहा है, ऑपरेशंस भी करते हैं डिफरेंट सिग्नल्स पर या डिफरेंट इलाकों में जहाँ पे उनको लगता है कि ज़्यादा बैगर बच्चे जो हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन आप देखें, लाहौर इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल और आबादी के तकरीबन कोई 1.25 करोड़ के करीब अब लाहौर की आबादी है। सो अब चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो के लिए जो है बेशक वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी आबादी के शहर को उस तरह से टैकल करना ये एक बहुत बड़ा जो है वो उनके लिए मसला है या एक बहुत बड़ी एक उनके लिए चीज हो सकती है। बहुत बड़ा चैलेंज है ना, कैपेसिटी भी बहुत कम है। बेशक सोशल वेलफेयर का ये एक डिपार्टमेंट है, लेकिन उनके पास सिर्फ 300 बच्चा रखने की कैपेसिटी है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों को आपने जो है वो इनके पीछे आपको इस पूरे सर्कल को देखना है ना कि एक बच्चा जो है वो कहाँ से आ रहा है, उसको कौन रोड पे लेके आ रहा है, वो बच्चा क्यों आ रहा है। अगर तो उसके पीछे जो है कि अगर वो स्ट्रीट चिल्ड्रन, स्ट्रीट चिल्ड्रन भी 2 तरह के होते हैं। एक वो बच्चे जो घर से भागे हुए होते हैं, जो बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी वजह से अपने घर वालों से इन कांटेक्ट नहीं होते हैं, और दूसरे बच्चे वो होते हैं जिनको उनके घर वाले ही स्ट्रीट पे काम में डाल देते हैं, इस काम में डाल देते हैं स्ट्रीट। और अब तो खैर उन्होंने अपने तरीकाकार जो है वो बदल लिए हैं, नित नए तरीकाकार आ गए हैं। फॉर एग्जांपल अब आपको कुछ फूल लेके खड़े हुए नजर आएंगे, कुछ बाल पॉइंट्स वगैरह उन्होंने रखी हुई होंगी वो देंगे, और इस तरह की छोटी छोटी चीजें, और ये भी मांगने का ही एक तरीका है। सो वो आप उनको वो पैसे देंगे तो वो फिर वो पीछे कर लेंगे। अच्छा, पूरी प्लानिंग इसलिए भी नजर आती है कि ये मुनज़्ज़म ग्रोह काम कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और जो खासतौर पर खवातीन हैं वो अनपढ़ हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जिस भी शख्स को देखते हैं उसके मुताबिक भीख मांगते हैं, उसके मुताबिक उसको जुमले, उसके मुताबिक उसको दुआएं देते हैं कि जो उस बंदे के दिल पे लगे। बिल्कुल, और उनको बाकायदा क्योंकि उन्होंने बाकायदा जो है वो एक सिखाया जाता है ना उनको। उन्होंने देखना होता है कि अगर आपको एक कपल नजर आ रहा है तो आपने उनको जो है वो सलामत रहे, आपकी जोड़ी सलामत रहे, और इस तरह बच्चों की दुआएं शुरू हो जाती हैं। खास तौर पे जब ये हमारे कुछ रिलीजियस डेज शुरू हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब ईद है, सो ईद पे लोगों को पता है कि लोग चैरिटी बहुत ज्यादा करते हैं, लोग सदका खैरात, रमजान आ जाता है, सदका खैरात बहुत ज्यादा करते हैं, तो उन दिनों में ये बहुत ज्यादा सरगर्म हो जाते हैं। सो बहुत ज्यादा नजर आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि पता होता है कि इन दिनों में हमें बहुत ज्यादा जो है वो इनकम होगी। अच्छा, मुझे राशिदा ये बताइए कि
गवर्नमेंट इदारे तो जो काम कर रहे हैं उन पे तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन जो हमारी NGOs हैं जो कि प्रॉपर काम करती हैं, वो गवर्नमेंट के एक सपोर्टिंग इदारे होते हैं ना, गवर्नमेंट के साथ मिलकर, हम वो भी इतनी फॉल नहीं देखते कि उस तरह से काम करती। हमें NGOs भी दिखाई नहीं देती जितनी NGOs की तादाद लाहौर में है। देखिए सीधा एक चीज जो समझने वाली है ना, वो ये है कि NGOs का नो डाउट NGOs काम कर रही हैं, लेकिन NGOs की जो कैपेसिटी होती है ना, वो लिमिटेड होती है। वो कभी भी स्टेट के नेमुल बदल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। सो जहां तक स्टेट पहुंच सकता है, देखिए NGOs क्या करेंगी, वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड एरिया में। फॉर एग्जांपल अगर लाहौर में कोई NGO काम करिए तो वो एक हो सकता है उसका जो काम करने का एरिया हो वो सिर्फ लाहौर ही हो। सो लेकिन स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको वो कभी चेंज नहीं कर सकते। स्टेट जहां तक स्टेट तो आपको मैस अवेयरनेस कैंपेन कर सकते हैं, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करा सकते हैं। राजदा, बच्चों के हवाले से हम देख रहे हैं कि कार्रवाइयाँ भी होती हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो भी करता है, जो घरों में काम करते हैं बच्चे उनके खिलाफ भी वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। लेकिन जो ये खवातीन हैं और मर्द हजरात हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन देखा हो रोड्स पर जो ये गदागर मौजूद हैं। इसके लिए मुझे ऐसे लगता है जैसे आपको ट्रैफिक पुलिस को फाल थोड़ा सा करना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा इनके खिलाफ। देखिए हर सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो मौजूद होती है। सो अगर चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो ट्रैफिक पुलिस के साथ जो है वो कोलैबोरेट करे और बैठ के वो सोचे कि उनको पता होता है ये कितने बजे आते हैं, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, इनके गाड़ियां मौजूद होती हैं जो उनको ड्रॉप और पिकअप देते हैं। सो वो सारी चीजें ट्रैफिक पुलिस देख रही होती है। सो अगर आपने इसको वाकया ही में रोकना है और आपने इस पे काबू पाना है तो आपको डिफरेंट वेज जो हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा। सवाल राजदा ये भी तो पैदा होता है ना कि ये लोग, गुर्बत एक बहुत बड़ी वजह है। बिल्कुल, और गुर्बत हर गुजरते दिन के साथ कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। अभी कोविड की सिचुएशन रोजगार के सहूलियात नहीं है। क्या करें, कहाँ पर? या तो कि कोई ऐसे इदारे मौजूद हों, इनको उठाएं और वहां पर लगाएं कि भाई फैक्ट्रीज में आप लोगों ने काम करना है, या फिर कोई हुनर सीखना है, पैसे भी मिलेंगे और साथ साथ जो है वो कोई हाथ में स्किल भी आ जाएगा। बिल्कुल, गुर्बत एक रीजन है। अगर आप ये कहें ना कि गुर्बत ही एक रीजन है, तो ये गलत होगा, क्योंकि हमने बेरोजगारी है, बहुत सारी रीजन, बहुत ज्यादा रीजन, क्योंकि हमने जो है वो हमारा कुछ काम रहता है स्ट्रीट चिल्ड्रंस के साथ, जिप्सी कम्युनिटी के साथ। सो वो जो प्योरली भीख मांगते हैं या फिर वो सदके वाला गोश्त लेके खड़े हुए होते हैं और वो दे रहे होते हैं। सो हम उनकी झुग्गियों में, मैं अंदर तक गई हूँ, यू कांट इवन इमेजिन कि उनकी झुग्गियों में वो चीजें हमारे घर में भी नहीं होती जो उनकी झुग्गियों में होती हैं। सो वो जो हम क्या सोचते हैं ना कि शायद उनको एक ये लत लगी हुई है, उनको लगता है कि इसमें जितनी अर्निंग, आप देखें एक बंदा जो कोई मजदूरी करेगा उसको तो 500 से ज्यादा मजदूरी नहीं मिलती है, ये 3-4 हजार रुपए एक रोज के कमाते हैं। तो वो क्यों मजदूरी इतनी मेहनत भी करे और एंड पे सिर्फ 500 रुपया जो है वो लेके आए और आराम से वो एक सिग्नल पे जाके खड़े होंगे, 3-4 हजार रुपए शाम को उनको जो है वो मिल जाएगा। सो कौन सी चीज उनके लिए आसान है? और बहुत सारे भिखारी ऐसे भी देखने में आते हैं जो कि सारा दिन तो पहले भीख मांगते हैं, उसके बाद किसी कोने में बैठे हुए जो है ना अपनी गठड़ी खोल के खूब पैसे गिन रहे होते हैं। और कई दिनों टीवी चैनल्स पे या अखबार में हम सुनने में आते हैं कि कोई फकीर जो है वो बैंक में गया है। लेकिन चैलेंजेस भी तो है ना, पुलिस को बड़ी मुश्किलात आती हैं, जिस तरह हम ये प्रेशर ग्रुप्स हैं ये पूरे यही शुरू में हम यही बात कर रहे हैं ना कि जब भी अगर किसी पे जो है वो पुलिस कोई एक्शन लेती भी है, किसी को गिरफ्तार भी करती है, तो वो पीछे जो उनके बैक एंड पे बैठे हुए लोग होते हैं वो फौरन हरकत में आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया राजदा कुरैशी साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और ये गदागर माफियाज, ये माशरती बुराई, नासूर, जितने भी हम बुरे लफ्ज इस्तेमाल कर ले कम है, इसको खत्म करने में मेरा और आपका भी किरदार है कि हम इनको अगर भीख देना छोड़ देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी ईद कुर्बान में सिर्फ 2 रोज़ बाकी रह गए हैं। ख़वातीन की तैयारियां तो अभी से जारी हैं और बहुत सारी ख़वातीन मुख्तलिफ पार्लर्स का रुख कर रही हैं, सैलून्स का रुख कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने आप को खूबसूरत दिखाना है, क्योंकि कज़न्स के साथ, बहनों के साथ वो ईद का मौका होता है जब एक मुकाबला भी होता है कि किसने सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं, कौन जो है वो स्किन सबसे ज़्यादा फ्रेश है। तो ऐसे में हाथों का भी बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है। और आजकल नेल्स आर्ट का बहुत ज़्यादा फैशन है, आर्टिफिशियल नेल्स भी लगवाए जा रहे हैं,
नेल आर्ट भी कराया जा रहा है। छोटी ईद पे ज़्यादा लोग आते हैं, बड़ी पे ज़्यादा आते हैं, या फिर ख़वातीन छोटी बड़ी ईद के बाद रूटीन में भी नेल आर्ट को ज़्यादा तरजीह देती हैं। इन तमाम मामलों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी अनीशा यूसुफ हैं, नेल आर्टिस्ट हैं आप। प्रोग्राम में आपको अनीशा खुश आमदीद कहते हैं। और दूसरी जानिब जी बहुत सारे हमारे शहरी हैं जिन्होंने तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है गोश्त खाने से बिल्कुल हाथ खींच लिया है, और अब बकरा ईद का इंतज़ार किया जा रहा है कि बकरा ईद पे गोश्त खाना है, उससे पहले ज़रा सब्जियां खा ली जाएं। लेकिन बकरा ईद पे ज़्यादा गोश्त खाना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, गोश्त के फ़ायदे क्या हैं, खाना है तो कितना खाना है, इन तमाम मामलात पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं मुंतहा अरशद हैं, माहिर ग़िज़ायात हैं आप। मुंतहा, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुंतहा, देखे हैं ऐसे लोग आसपास जिन्होंने गोश्त खाना बंद कर दिया ईद से 1 हफ्ता पहले? हाँ, मेरे घर में खुद मामा मुझे बता रही थी कि ये फेसबुक पे आ रही हैं पोस्ट के अब सब घर वाले जो हैं यही बहाना करके हमें दालें सब्जियां खिलाई जा रहे हैं कि अब ईद पे गोश्त खाना है तो थोड़ा रुक जाओ। अच्छा, ईद पे अब गोश्त खाना तो है, लेकिन ये बताइए कि कितना खाना है? कितना खाना है तो अब इसका ये है कि अगर आप अच्छा हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको एक वीक में 300 ग्राम टू 500 ग्राम रेड मीट लेना चाहिए, जिसमें 3 सर्विंग्स आ जाती हैं पर वीक। तो 1 सर्विंग जो होती है वो हमारी पाम साइज की इक्वल होती है। तो आपने इसका ख्याल रखना है कि आप 1 सर्विंग इससे ज़्यादा ना लें, और अगर आप इससे ज़्यादा ले भी रहे हैं तो आप इसको कंपनसेट करें एक्सरसाइज करने के साथ साथ, और साथ में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ऐड करें। ठीक है, सैलड्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अनीशा, हमें ये बताइए कि नेल आर्ट ख़वातीन में कितना ट्रेंड है? छोटी ईद पे ज़्यादा रश देखने में आता है या बड़ी ईद पे? नहीं, छोटी पे ज़्यादा तैयारियां चीज़ें वो सब कुछ छोटी ईद पे होता है, लेकिन बड़ी ईद पे भी होता है पर उससे कम होता है। ख़वातीन को किचन में जाना होता है ना, तो बहुत सारी ख़वातीन तो इसलिए भी नहीं कराती लड़कियां के काम शाम भी करना पड़ेगा घर में। बहुत सारा वो मिक्सचर्स पे वो अगर लंबे नेल्स हों या कुछ ऐसे तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी जो लाहौर की या हमारी औरतों को अच्छा लगता है वो अच्छा रहना, तो मेरा ख्याल है इसमें भी बहुत सारा वो नेल आर्ट अब तो बहुत ज्यादा इन हो रहा है। तो लोग अपने कराते ही हैं, कोई इतना लॉकडाउन का फर्क आ रहा है और तो कोई इतना खास फर्क नहीं आ रहा। लॉकडाउन का फर्क आ रहा है बस, हाँ उसका फर्क है, बाकी और कोई औरतें, हमारी औरतों को शौक है, अच्छी बात है। अच्छा अनीशा, मुझे ये बताइए कि अपने नेल्स पे भी नेल आर्ट होगा या जरूरी है कि आपको आर्टिफिशियल नेल्स पहले एक्सटेंशंस लेनी पड़ेंगी उसके बाद ही आप नेल आर्ट करवाएं? नहीं, दोनों पे हो सकता है। छोटे नेल्स पे भी? छोटे पे भी, छोटी छोटी बेबीज भी आती हैं तो सब पे हो सकता है, नेचुरल नेल्स पे भी और एक्सटेंशंस पे। ट्रेंड क्या है, ज्यादा पसंद क्या किया जा रहा है? देखिए, टाइम की वजह से ये कि एक्सटेंशंस पे जब होते हैं तो जरा नेल आर्ट रहता है लंबा देर, नेल पॉलिश भी लगी रहती है। नेचुरल पे ये है कि 2-3 दिन तक जैसे वो चिप कर जाती है, बस ये फर्क होता है। ठीक, एहतियात क्या करनी है ये भी हम जानेंगे। मुंतहा, रेड मीट के फायदे क्या क्या हैं? रेड मीट के फ़ायदे में सबसे पहले तो ये है कि इसमें प्रोटीन होती है हाई बायोलॉजिकल वैल्यू की, मतलब उसमें 100% हमें प्रोटीन मिल जाती है। उसके साथ हमें न्यूट्रिएंट्स बहुत मिलते हैं, जैसे कि विटामिन B12। ये विटामिन B12 जो है ये हमारे नर्व फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जिंक हमें मिलता है, जिंक हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा हमें सिलेनियम और फॉस्फेट, और साथ में हमें इसमें वो जिंक भी मिलता है। ठीक, तो इसमें फॉस्फेट जो है हमारी कैल्शियम के साथ होता है, मतलब बोन्स और टीथ में, जो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा हमारे पास ये कॉपर भी होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारे कैंसर होने के लिए रोकता है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है बॉडी से। ठीक है, तो अगर हम ज्यादा खा लेते हैं तो फिर क्या नुकसान होगा? ज्यादा खा लेंगे तो ये होता है कि इसमें हाई फैट भी होता है, फैट इसमें ज्यादा बहुत होता है। तो अगर आप ज्यादा लेंगे तो आपको डायबिटीज, कोलोरेक्टल कैंसर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर होता है। इसके अलावा हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का बहुत ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि हमारी आर्टरीज में फैट जो है, इसमें सैचुरेटेड फैट होता है रेड मीट में, तो हमारी आर्टरीज में वो जमा होने लग जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं। अच्छा, हमें ये बताइए अनीशा के नेल आर्ट अगर हम कराना चाह रहे हैं तो एहतियात क्या करनी पड़ेगी आर्ट कराने के बाद? नेचुरल नेल्स पे ज़रा होती है, क्योंकि वो चिपकर जो हम एक्सटेंशंस लगाते हैं उसमें कोई ऐसी एहतियात नहीं है। ठीक, बस वो है ही एक परमानेंट सोल्यूशन उन लोगों के लिए जिनके या तो नेल्स भी टूट जाते हैं, सॉफ्ट हो। तो अगर आपके ये आर्टिफिशियल नेल्स लग गए हैं जो हम कर रहे होते हैं, वो उनमें फिर कोई ऐसी एहतियात। तो एक्सटेंशंस जो है वो कितने टाइम के लिए होते हैं, कितने महीनों के लिए? 3 to 6 months। अच्छा, 3 से 6 महीने वो बिल्कुल नेल्स चिपके रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं, वो मंथली रिफिल होती रहती है साथ साथ।
तो वो फिर रहते हैं। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशंस कौन से हैं? ये ख़वातीन आपको बताती हैं या आप सजेस्ट करती हैं कि आपके हाथ ऐसे हैं, नेल्स ऐसे हैं, आपको ये अच्छा लगेगा ट्रेंड? अगर बीइंग प्रोफेशनल हमसे पूछते हैं तो ऑब्वियसली हम बताते हैं स्किन टोन और आपके हाथों की सारे नेल्स की शेप के साथ आप पे क्या सूट करेगा। अदरवाइज जो क्लाइंट्स और जो बहुत ज़्यादा करारी होती हैं वो अपना एक आइडिया और अपना एक कलर कॉम्बिनेशन फिर उनको पता होता है। अगर जिस तरह अब ईद आ रही है उन्होंने क्या पहना। ज़्यादा कस्टमर्स कौन से आते हैं? फिर खुद बताने वाले या आपसे सजेशन लेने वाले? दोनों ही। कुछ अगर ट्रीटमेंट वाले हैं तो वो फिर हमसे ही बिल्कुल पूछ लेते हैं, बल्कि अब क्योंकि ये आर्ट है, एक आर्टिस्टिक चीज़ है, हर किसी का एक अपना माइंड होता है तो वो अपनी मर्जी की चीज़ कराने आते हैं। ठीक, मुंतहा हमें ये बताइए कि अब जैसा कि आप बता रही थी कि सोशल मीडिया पे भी आजकल चल रहा है कि अम्माएं दालें खिला रही हैं, सब्जियां खिला रही हैं कि बड़ी ईद पे गोश्त खाना है, कितना हमने खाना है ये तो आपने हमें बता दिया है। अब रोकना कैसे है खुद को, उसकी भी कोई टिप बताइए, क्योंकि बकरा ईद पे तो बस सुबह दोपहर शाम हर वक्त गोश्त ही चल रहा होता है। और ये तो अब आपके मोटिवेशन अपने अंदर की होती है। हम जितना मर्जी बोल ले, जब तक आप खुद मोटिवेट नहीं होगे आप नहीं रोकेंगे। तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, आप उसमें और चीज़ें ऐड करें, आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स ऐड करें, आप दूसरी दालें वगैरह लें, उसमें भी होता है। आप एक टाइम पे ले लें मीट, उसके बाद रुक जाएं। डायबिटिक पेशेंट्स और इसके साथ साथ जो हमारे हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए एहतियात कितनी ज़रूरी है कि ज़रा हाथ रोक के गोश्त खाएं? उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनकी जो आर्टरीज हैं वो ऑलरेडी बहुत नैरो हुई होती हैं। तो जब आप मज़ीद सैचुरेटेड फैट लेंगे जो कि रेड मीट में है, तो आपकी वो तंग मज़ीद आपकी जो खून की नालियाँ वो मज़ीद तंग होंगी और उनका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसको कम करने के लिए इनको चाहिए कि वो एक्सरसाइज साथ में करें, वॉक करें, कोई जो भी उनको एक्सरसाइज पसंद आती है वो से जो उनको ईजी लगती है वो उसको कंटिन्यू करें, ताकि उनकी मजीद एक्यूमुलेशन ऑफ फैट ना हो आर्टरीज में और वो बल्कि कम हो पहले से। लेकिन उसके साथ साथ खाना भी कम है, ऐसा नहीं है कि कम है। ज़्यादा, ये तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल हो जाए। हाँ, ये तो मैंने आपको बताया कि 3 सर्विंग्स आपने पर वीक लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी। हाँ ठीक है, 3 सर्विंग्स तो मेरा ख्याल है 4-5 तो एक दिन में ली जाती हैं बकरा ईद पे। अनीशा, आप मुझे ये बताइए कि छोटी ईद के और बड़ी ईद के जो ट्रेंड है नेल आर्ट के, वो डिफरेंट होते हैं या फिर सारा सीजनल इसका स्टाइल्स होते हैं? डिफरेंट भी होते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कपड़ों पे मैचिंग करी होती हैं औरतें, जिस तरह के उनके कपड़े वैसे करी होती है। कोई एज सच कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बताएं जी हमारे बकरा ईद है तो हमारे नेल्स पे कोई बकरा बना दें, कोई काऊ बना दें, कोई इस तरह का होता है? बल्कि लास्ट टाइम हमारे ये कोरोना के भी चले हैं, पीपल वांटेड मास्क वाले और मास्क वाली चीज़, तो वी हैव दीज छोटी छोटी चीज़ें जिसमें, और अभी जिस तरह बकरा ईद आ रही है तो कुछ बच्चे भी आ जाते हैं, कुछ बड़े भी, के कुछ काउ प्रिंट दे दें या कोई अगर आपके पास गोट्स है कुछ तो ओकेजन से मैच कर लेते हैं। हैलोवीन हो गई, क्रिसमस हो गया, तो सबके साथ। अच्छा, वो सिंगल नेल का बड़ा ट्रेंड आया था कि एक नेल पे हम पेंट और लगाते थे, या फिर एक नेल पे नेल आर्ट करवा लो आप, बाकी पे पेंट ही लगा लो, इस तरह का अभी चल रहा है? या फिर वो बाय चॉइस है, कुछ लोगों को बहुत फ्लैशी और बहुत नहीं पसंद, कुछ लोगों को बहुत भरा हुआ पसंद है। तो जिस तरह मेरा अपना भी एक पे हुआ है तो वो मुझे इस तरह पसंद है, तो जिस तरह जिसकी पसंद है। अच्छा, पसंद के मुताबिक होता है। कलर्स क्या बहुत ज्यादा इन है आजकल? मैट कलर्स हैं, शाइन है, मरून्स है, क्रोम कलर है, एक मिरर मेटेलिक आया था अभी लेटेस्ट, अभी तक चल रहा है, वो बहुत इन है। और बाकी जो हमारा फ्रेंच, दैट्स अ क्लासिक फ्रेंच जो वाइट आगे से हुआ होता है, और हमारा रेड मेरून, तो ये तो टॉप ऑफ द लाइन है। ठीक, फिर बाकी जो जिसने मैच करना है। आजकल न्यूड नहीं फैशन में, हम फुल पेंट भी आजकल न्यूड भी बड़ा देख रहे हैं। समर है तो फुल येलो, ऑरेंज और शॉकिंग पिंक, ब्राइट कलर्स। अच्छा, यानी ब्राइट कलर्स जो हैं वो लड़कियां, ख़वातीन ज़्यादा पसंद कर रही हैं। मुंतहा हमें ये बताइए कि जो बकरे का गोश्त है और जो बड़े जानवर का गोश्त है, दोनों में एक तरह के फ़वायदे हैं? ज़्यादा खाएंगे तो दोनों के एक तरह के नुकसान है? हाँ, एक दोनों के फ़ायदे भी एक ही तरह के और नुकसान भी, क्योंकि दोनों में सैचुरेटेड फैट है और दोनों ही रेड मीट के अंदर आते हैं, तो इसलिए सेम है। ठीक है, यानी बहुत सारे लोग समझ रहे होते हैं कि शायद हम बकरे का गोश्त खाएंगे तो हमें कम नुकसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऐसा नहीं है, बस ये है कि आप वो वाला लीन पोर्शन, लीन पार्ट्स ऑफ रेड मीट चूज़ करें जिसमें कम से कम सैचुरेटेड फैट हो, और खाते हुए या फिर बनाने से पहले जो विजिबल फैट्स हैं उसको आप उतार दें, जितना उतार सकते हैं उतार दें, ताकि सैचुरेटेड फैट की अमाउंट कम से कम हो।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि ईद के मौका पर लोग बड़े मज़े मज़े के पकवान भी खाते हैं और उसमें स्पेशली जो है वो चर्बी को ऐड किया जाता है खाने में, तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी कि हम डायरेक्टली इस्तेमाल करें उसको। बहुत ज़्यादा, और आपकी डाइट में सैचुरेटेड फैट जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो तो इतना ज़्यादा हो जाता है उसकी परसेंटेज, तो लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उनके कोई ऐसी चीज़ है कि हम गोश्त भी ज़्यादा खा लें और वो चीज़ खाने से हम लेवल कर लें? यही है, एक्सरसाइज करें, बिल्कुल लेवल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ले रहे होंगे तो बिल्कुल लेवल नहीं होगा, लेकिन वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज आप करते हैं तो आपका वो जो नालियों में, खून की नालियों में जो फैट्स होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब कि इंसुलिन का जो काम है वो भी अच्छा होने लग जाता है, तो डायबिटीज़ का भी रिस्क लो होता है। अनीशा, ईद पे कितना गोश्त खाती हैं आप? हाथ रोक लेती हैं? सवाल करना है। हाँ, जरूर करें। अच्छा, बॉइल्ड अगर हम मीट करके ले लें और हम एक पूरा कुक्ड भुना हुआ और उस तरह लें और एक बॉइल्ड में लें, उसमें फ़र्क आएगा? उसमें फ़र्क इस तरह आएगा कि अगर आप जो लोग डाइट कर रहे होते हैं या मतलब मेरा ख्याल है कि अगर डाइट हो और अगर बॉईल कर लिया हो, बॉईल करके ठीक है, लेकिन सर्विंग्स आपने वही रखनी है, 3 सर्विंग्स पर वीक, और उसमें बस ये ऑयल का होता है कि ऑयल नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा डलता। और दूसरी बात यह है कि आपने हाई फ्लेम में नहीं पकाना, क्योंकि हाई फ्लेम में जब हम पकाते हैं, ग्रिल करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स है ना मीट के अंदर, वो रिएक्शन करते हैं और उसमें कार्सिनोजेनिक केमिकल्स। इसका मतलब है अनीशा कोशिश कर रही है कि थोड़ा डाइट प्लान भी फॉलो हो जाए, कि थोड़ा बॉयल की तरफ चले जाए। हमें ये बताइए मुंतहा कि कोई ऐसी ग़िज़ाएं हैं, क्योंकि हम नेल्स की भी बात कर ले, ख़वातीन को बड़ा शिकवा रहता है कि नेल्स टूट जाते हैं, भुरभुरे हो जाते हैं, ज़रा बड़े हो जाते हैं, तो कुछ के तो बड़े ही नहीं होते। कोई ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिनके खाने से हमारे नेल्स अच्छे से? जी, इसमें यह है कि हमारे नेल्स के लिए आयरन और कैल्शियम और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे बालों के लिए भी मैं आपको बताती चलूँ कि बालों के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जिंक हमें रेड मीट में मिलता है। ठीक, तो वो हम अगर लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे तो हमें प्रोटीन। बहुत शुक्रिया मुंतहा अरशद, अनीशा यूसुफ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और फैशन ट्रेंड्स पे भी बात होगी है, खाने पीने पे भी बात होगी है। ईद कुर्बान को एंजॉय ज़रूर करना है, लेकिन किसी बड़ी मुसीबत पे हमने नहीं पड़ना, इसलिए गोश्त खाइए, लेकिन एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर वक्त है, मुझे इजाज़त देंगे आप। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।